जी हाँ, नमस्कार। आज हम लोग जो है नेट सेट के संदर्भ में बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और इस आज के मेहमान जो है प्रोफेसर अर्जुन चौहान जी हमारे बीच में आ गए हैं। और उनका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और आप आप के इस कार्यक्रम में आने से मतलब हमारे कार्यक्रम में चार चांद लग गई। और इस कार्यक्रम का महत्व ये इसलिए है कि विश्व हिंदी यात्रा टाइम्स में पहली बार किसी बड़े प्रतियोगिता को लेकर के यह चैनल बात करने जा रहा है, जिसमें प्रोफेसर अर्जुन चौहान जी जुड़ करके इस कार्यक्रम को मतलब आगे बढ़ाएंगे। नेट सेट एग्जाम पास करना बहुत आसान भी है, लेकिन एक सतत लगन की बात होनी चाहिए। लगन के आधार पर ही आप इस मतलब परीक्षा को पास कर सकते हैं। विशेषज्ञ के रूप में प्रोफेसर अर्जुन चौहान हमारे बीच में अभी आए थे, किसी कारणवश अभी नहीं जुड़ पाए हैं, तो जुड़ जाएंगे। तब तक हम नेट सेट की परीक्षा के बारे में बताएं कि पहले हमारे ज़माने में जब लोग परीक्षा दिया करते थे, अगर 100 लोग परीक्षा दे रहे हैं तो परसेंट रिजल्ट 0 आ जाता था। हम समझते हैं कि कम से कम 15-20 हज़ार देते थे तो थोड़ा सा रिजल्ट आता था। अब क्या उनका रेशियो था वो आज तक हम समझ नहीं पाए, इसके विशेषज्ञ ही बता सकते हैं कि इसकी क्या प्रतिक्रिया थी। हालांकि परीक्षाएं तब बहुत टफ हुआ करती थी, और आजकल तो बहुत आसान हो गया है। केवल टिक लगाना है, टिक लगाना है। अगर आप ध्यान से निरंतर लगातार पढ़ें तो ये परीक्षा पास की जा सकती है, कोई दिल्ली दूर नहीं है। लेकिन इस परीक्षा को पास करने के लिए जहाँ तक हिंदी का प्रश्न है, पत्र है, हिंदी के प्रश्न पत्र पर हम बात करना चाहते हैं आपसे कि हिंदी का प्रश्न पत्र बहुत आसानी से इसको मतलब सतत अध्ययन के आधार पर पढ़ा जा सकता है। जितना आप इसका अध्ययन करेंगे उतना ही आपको इसका उससे इस पेपर से आप लाभान्वित हो सकते हैं। और ये परीक्षा पास करना एक अपने आप में एक महत्व रखता है। ये चैलेंजेबल है, और इतना भी मतलब ये परीक्षा मतलब कोई नहीं, मतलब एकदम असंभव कार्य नहीं है। मतलब परीक्षा पास की जा सकती है, और इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा। और मेहनत करने के अपनी एक टाइम टेबल होता है, उस टाइम टेबल शेड्यूल के आधार पर आप उसको पढ़ाई कर सकते हैं। टाइम शेड्यूल कैसा है, जैसे कि आप एग्ज़ाम को पढ़ हाँ, हमारे बीच में प्रोफेसर अर्जुन चौहान जी जुड़ गए हैं, और हम उन्हीं से इस कार्यक्रम में उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्रोफेसर अर्जुन चौहान के कर कमलों द्वारा, मुखार बिंदुओं द्वारा यह मतलब नेट सेट परीक्षा का आज हम यहाँ एक माने में उद्घाटन भी कर रहे हैं। विश्व यात्रा टाइम्स में सर, आप न्यूज में आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको पा करके, हम लोग धन्य हैं। विश्व यात्रा न्यूज जो है साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था मुंबई के द्वारा मतलब उसके अंतर्गत निर्गत विश्व यात्रा टाइम्स न्यूज आपके सम्मुख है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आए सर, नेट सेट एग्जाम पर अपनी बात रखें। दिल्ली से लेकर के पूना तक प्रोफेसर अर्जुन चौहान हमेशा एक्सपर्ट के रूप में रहते हैं, और हमारे भारत के एकलौते हिंदी के प्यारे हैं, हम लोगों के अजीज दुलारे हैं, और इनको हम बड़े आसानी से जहां चाहे बुला लेते हैं। प्रोफेसर अर्जुन चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप कुमार जी। मेरी आवाज आ रही है आप तक? बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। विश्व यात्रा टाइम्स न्यूज चैनल के निदेशक और जो मुंबई की SSRI सामाजिक सांस्कृतिक शोध संस्था मुंबई के निदेशक प्रदीप कुमार जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस उपक्रम के लिए मैं समझता हूं कि असल में अपने राष्ट्र का, इस देश का ये पहला उपक्रम है कि विश्व यात्रा टाइम्स न्यूज चैनल जो है
प्रारंभ हो गया कल से, और आज इसका पहला उपक्रम, उसकी पहली कड़ी के रूप में आपने युवा वर्ग को जो है, मैं समझता हूं कि आपके सम्मुख रखा है। और नेट और सेट जैसी परीक्षाएं जो होती है, इन परीक्षाओं को पास होने के बाद या पास होने के लिए इसकी शर्तें क्या हैं, इसमें कौन बैठ सकते हैं, इसका फायदा क्या है, और आगे आने वाले इस नई पीढ़ी के लिए कौन सा भविष्य उज्जवल है, इन सारी चिंताओं को आपने जो है आज के इस विश्व यात्रा टाइम्स न्यूज चैनल के पहले उपक्रम में मैं समझता हूं कि विमर्श का विषय बनाया। इसके लिए मैं विषय पर आने से पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद सर, धन्यवाद सिंह जी को अभिनंदन के अधिकारी मानता हूं, ताकि उनके केंद्र में जो है एक तो बड़ा चैनल खुलना, और उस चैनल में सबसे पहले धमाका युवा वर्ग के लिए जो उपक्रम है, और नेट और सेट जैसी परीक्षाएं जो पास होते हैं छात्र, उनके लिए आपने आज का उपक्रम और आज का यह साक्षात्कार आयोजित किया। इसलिए मैं अपनी बात मैं सर बता दूं, ये तो आज का साक्षात्कार है ही है, लेकिन यह प्रतिदिन हम 10:30 से और 11 तक के आधे घंटे का टाइम समय हम युवा वर्ग के लिए रखे हैं। और हम आपको बता दें, आज आपके कर कमलों द्वारा यह उद्घाटन भी हो रहा है, और हम आपको लगातार 7 डेज आपकी उपस्थिति रहेगी, और किसी की भी उपस्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि एक आधे घंटे में आप बहुत कुछ नहीं बता पाएंगे, और आधे घंटे से ज्यादा हम समय नहीं दे पाएंगे। विश्व यात्रा टाइम्स न्यूज का अपना सवाल है, इसलिए 7 डेज आपका हमें चाहिए। जी जी जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। पूरे सप्ताह भर के लिए आपका ये अभियान जो है, और केंद्र में युवा है, इसलिए मैं समझता हूं कि विश्व यात्रा टाइम्स न्यूज चैनल के निदेशक और हमारे मित्र प्रदीप कुमार सिंह जी बधाई के पात्र है, अभिनंदन के अधिकारी है। और मैं घोषणा करता हूं कि ये पहला जो विश्व यात्रा टाइम्स न्यूज का ये उपक्रम आज जो है, इसका उद्घाटन हो गया। इसके उद्घाटन की मैं घोषणा करता हूं। और आज का पहला विषय जो आपने रखा है, एक तो नेट और सेट जैसी परीक्षाएं जो है, देश भर में ये परीक्षाएं जो है होती है, साल में 2 बार परीक्षाएं होती है। और इस परीक्षा के बारे में मैं बताऊं कि इस परीक्षा में कौन बैठ सकता है। पहली बात यहां से हम आरंभ करते हैं कि इस परीक्षा में बैठने के लिए स्नातकोत्तर उपाधि हासिल की हुई होनी चाहिए, चाहे विज्ञान का हो, चाहे वाणिज्य का हो, चाहे विधि का हो, चाहे कला शाखा का हो, चाहे किसी भी विषय का स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट जो छात्र हुआ है, वो छात्र की जिसने 55% अंक प्राप्त किए हैं। और दूसरी बात कि अगर आरक्षित वर्ग का हो तो 50% की जो सीमा है मेरिट की जो है ये है। और अगर आप इस विषय में पीजी है तो ही नेट और सेट जैसी परीक्षाओं में आ सकते हैं। और इसके बाद जो है आगे का इस परीक्षा में बैठने के बाद का तरीका जो है, फिर अध्ययन का तरीका जो है, ये शुरू में ये परीक्षाएं जो है 90 के दशक से बाद में आरंभ हो गई। और इसके पहले जो है नेट और सेट जैसी परीक्षाएं नहीं थी, सिर्फ हायर B+ चाहिए था, हायर सेकंड क्लास चाहिए था 55%। और उसके पहले भी आप देखेंगे कि ये तो हायर जो B+ भी चाहिए नहीं था। बहुत शुरू में जब देश आजाद हुआ और आजादी के बाद शिक्षा की लहर तेजी से बढ़ती चली गई और शिक्षा का अवसर सबको मिलने लगा, तो इक्के दुक्के जो है पीजी के जो अध्यापक जो बनने के लिए मिलते थे, तो पास क्लास भी शुरू में चलते थे। उसके बाद हायर सेकंड, बिल्कुल उसके बाद हायर सेकंड जो है उन्होंने क्योंकि 55% जो चाहिए, पहले एमए मिलना मुश्किल था, जैसे जैसे मिलने लगे, उपलब्ध होने लगे, तो फिर B+ जो है उसमें अनिवार्य कर दिया गया। अर्थात जो एमए हुए हैं या अथवा एमएससी हुए हैं उनको कम से कम 55% अंक चाहिए, ये बाद में आ गया। और उसके बाद फिर धीरे 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 जब 90 के दशक के बाद संख्या बहुत बढ़ गई, तो ये नेट जैसी परीक्षा जो है राष्ट्रीय योग्यता साबित करने के लिए ये परीक्षा रखी गई, और राष्ट्रीय मूल्यांकन जो परीक्षा रखी गई।
और फिर राज्य के स्तर पर सेट ये परीक्षा रखी गई और सेट परीक्षा भी पास होने वाला उस राज्य में नियुक्त होता है वरिष्ठ महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नौकरी पाने के लिए ये परीक्षाएं अभी अनिवार्य है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये परीक्षा पास होने के लिए जो आपने पीजी का पाठ्यक्रम पूर्ण किया संबंधित विषय का, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपने एमए के लेवल पे जो पाठ्यक्रम जो आपने पूरा किया है, उस पाठ्यक्रम को अगर बारीकी से आप ध्यान से अगर आपने किया होगा तो इसमें पास होने के चांसेस ज्यादा है। दूसरी बात कि अगर इस विषय की मानक किताबें अगर हम पढ़ते हैं, संदर्भ ग्रंथ अगर हम पढ़ते हैं, तो ये इस परीक्षा को पास होने में बहुत आसानी हो जाती है। शुरू में मैं आपको बताऊं, इस बात को बताया बिना आगे की बातें छात्र नहीं समझ पाएंगे कि शुरू में इसके 3 पेपर रखे थे। एक सामान्य ज्ञान का था, जनरल नॉलेज का, दूसरा उसी विषय का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने वाला एक पेपर था, और तीसरा जो है वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव वाला प्रश्न था। ये शुरू का प्रारूप था। ये 3 पेपर थे। पहला पेपर जो सामान्य ज्ञान का जो था 100 अंकों का, फिर दूसरा भी उसी विषय का कंसर्न सब्जेक्ट, यानी मान लीजिए कि एमए का हिंदी का छात्र है या एमए अंग्रेजी का छात्र है, तो उसको एमए हिंदी या एमए अंग्रेजी में पहला पेपर जो देना था वो जनरल नॉलेज का जो सबको समान होता था, लेकिन दूसरा पेपर अपने विषय से संबंधित था जो वस्तुनिष्ठ था, बहुविकल्पी प्रश्न था। एक प्रश्न पूछा जाता, उसके 4 विकल्प होते। ऐसा ये 100 अंकों का एक पेपर था। और तीसरा पेपर 200 अंकों का था, जिसमें दीर्घोत्तरी प्रश्न थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। 30 शब्दों में उत्तर लिखिए जैसा प्रश्न था, फिर 300 शब्दों में उत्तर लिखिए जैसा प्रश्न था, और फिर 800 शब्दों में उत्तर लिखिए जैसा दीर्घोत्तरी प्रश्न था। और इसका मूल्यांकन करते समय देखा यह जाता था, खास करके अगर भाषा के छात्र हैं तो भाषा के छात्रों की जो प्रस्तुति है, जो भाषा है, जो अभिव्यक्ति है, और उसमें वर्तनी के प्रति उतनी कितनी सावधानी है, ये सारी चीजें देखी जाती थी। लेकिन ये धीरे धीरे वर्ष 2012 तक, मैं आपको बताऊं, वर्ष 2012 तक पैटर्न यही रहा। और 12 में फिर अचानक जो है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निर्णय ले लिया, यूजीसी ने, और तीसरा पेपर भी जो है वस्तुनिष्ठ बना दिया। अर्थात कंप्यूटर और संगणक की मदद से हम उसको भी जो है जांचने का काम कर सकते हैं। वहां अध्यापकों की जरूरत नहीं। दिल्ली में बहुत बड़ी भीड़ होती थी और जा करके रहना पड़ता था। हर विषय के एक्सपर्ट को जाकर के दिल्ली में 10 दिन रहना पड़ता था, होटल में रहना पड़ता, या यूजीसी जो है किसी जगह व्यवस्था करती, और हर विषय का महीनों तक ये काम चलता रहता था। और इसके लिए जब संगणकीकृत ये कार्य किया, तीसरा पेपर भी जो वर्णनात्मक था उसको निकाल दिया और उसको वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव बना दिया, और तीनों पेपर ऑब्जेक्टिव हो गए। पेपर सेटिंग के बाद सिर्फ संगणक के लिए की अगर हम देते हैं, आंसर की अगर देते हैं, उत्तर कुंजी अगर हम देते हैं, तो अपने आप पेपर की जांच भी हो जाती है। और इस तरह का ये पैटर्न था। ये पैटर्न भी लगभग जो है पिछले 2 साल तक चलता रहा, और पिछले 2 साल में और परिवर्तन आ गया। इस पैटर्न को मैं आपको बताऊं और फिर मैं आगे बढ़ता हूं कि इसमें मूलतः जो संबंधित विषय के 2 पेपर जो थे, दूसरा और तीसरा, और जो दोनों वस्तुनिष्ठ थे, उन दोनों का कन्वर्शन एक में कर दिया। अर्थात यहाँ अब सिर्फ 2 ही पेपर बचे हैं। आज की तारीख में ये जो परीक्षा हो रही है, इसमें छात्रों को सिर्फ 2 ही पेपर देने पड़ते हैं। पहला पेपर जो है वो सामान्य ज्ञान का, जनरल नॉलेज का है, और दूसरा पेपर जो है जो अपने विषय का है, संबंधित स्पेशल विषय, मान लीजिए हिंदी में आपने एमए किया या अंग्रेजी में एमए किया और किसी में आपने पीजी किया, तो वो मुख्य विषय आपका रहेगा, और उस विषय का जो पेपर दूसरा है वो जनरल नॉलेज के बाद वो पेपर होता है। तो इस तरह से ये परीक्षा, ये जनरल नॉलेज का पेपर जो है उसमें 50 अंक 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। हर प्रश्न के लिए 2 अंक, इस तरह से 50 प्रश्न, यानी 100 अंकों का ये पहला पेपर है।
और फिर ये पेपर पूरा होने के बाद जो दूसरा पेपर होता है, जो अपने मुख्य विषय का पेपर है, उसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये 100 प्रश्न जो पूछे जाएंगे, इन प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक होंगे, ये 200 अंकों का ये पेपर हो जाता है। और इस तरह से ये इसका एक ढांचा है। अब रही बात इस की तैयारी के लिए, अच्छा, बहुत बार अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न के तैयारी में बाजार में अभी सैकड़ों किताबें उपलब्ध है, लेकिन मैं अपने युवा मित्रों से ये कहूंगा कि जब तक आप स्रोत सामग्री तक पहुंच नहीं पाते, तब तक ऊपरी तौर पर केवल मल्टीपल चॉइस या बहुविकल्पी प्रश्न के संदर्भ में जो छपी हुई किताबें हैं, वो पढ़ने से आपका बेड़ा पार लगने वाला नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, बहुत जी जी जी, हाँ। और ये इसके लिए मूल स्रोत तक आपको आगे बढ़ना होगा, मूल स्रोत तक पहुंचना होगा, और तभी आपकी तैयारी जो है वो बहुत बुनियादी तैयारी होगी। ऊपरी तौर पर केवल और केवल जो बाजार में सामग्री तो आज कम नहीं है, सामान्य ज्ञान की भी दर्जनों किताबें बाजार में उपलब्ध है, और संबंधित विषय की भी दर्जनों किताबें उपलब्ध है वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाली। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तैयारी करने के लिए आपको उचित संसाधन तक पहुंचना पड़ेगा। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा युवा पीढ़ी का कि अच्छा, वो कौन सी किताबें हैं कि जिनको पढ़े बिना हम सफलता अर्जित नहीं कर सकते। तो इसमें मैं 2-3 उदाहरण बताऊं कि अगर प्रश्न इस तरह से है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा नाम फलाने फलाने लेखक ने दिया है, और फिर आपको ये देखना होगा कि जो इतिहासकार है, हजारी प्रसाद जी ने इतिहास लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इतिहास लिखा, और आप देखेंगे बच्चन सिंह ने इतिहास लिखा, और यहां तक कि सुमन राजे ने और डॉक्टर नगेंद्र जी ने भी संपादित करके इतिहास लिखा। तो जब तक आपको ये मालूम नहीं है कि मूल इतिहास ग्रंथ जो है, इतिहास ग्रंथकार कौन है और किनके इतिहास ग्रंथों के क्या नाम है, तब तक आप इस बात को हल नहीं कर पाएंगे कि वीर गाथा काल ये नामकरण किस इतिहासकार ने दे दिया है। और फिर पर्याय आ जाएंगे कि उसमें एक पर्याय होगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह। तो अगर आपने हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पढ़ा न हो, तो आप इसका सही उत्तर लिख नहीं सकते। तो अनुमान से भी बहुत ज्यादा काम जो है अगर कुछ छात्र चला लेते हैं, लेकिन बेसिक के रूप में कुछ तैयारी करने के लिए आपको मूल साधनों तक पहुंचना ही होगा, उसके सिवा कोई विकल्प नहीं है। और दूसरी बात कि आप एमए के दौरान ही कुछ विषयों का आपको गंभीरता से अध्ययन करना ही होगा। उसमें से जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर भाषा विज्ञान, फिर काव्य शास्त्र अथवा साहित्य शास्त्र, आलोचना और भाषा विज्ञान, और आधुनिक हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, जब परामर्श है, ये सारी चीजें आपको देखनी ही होगी। हिंदी की पत्र पत्रिकाओं से आपको परिचित होना पड़ेगा, और अगर हम आधुनिक समय से अगर हम जुड़ते हैं, गतिविधियों से जुड़ते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि साहित्य की कौन सी पत्रिका किस विधा के लिए समर्पित है। पत्रिकाओं के जमाने में स्पेशलाइजेशन भी है। अगर आपको मालूम है कि कथा साहित्य के लिए कौन सी पत्रिकाएं समर्पित है, तो कथा देश है, हंस है, कई पत्रिकाएं, उनमें विशेषताएं, जैसे मेडिकल में स्पेशलाइजेशन हो रहा है, वैसे साहित्य में भी स्पेशलाइजेशन हो रहा है। अगर हमें हमारे कानों में दर्द है तो डॉक्टर के पास हम चले जाते हैं, और डॉक्टर पूछते हैं कि किस कान में दर्द है, मैं बताता हूं दाहिने कान में दर्द है, तो डॉक्टर कहता है मैं बाएं कान का स्पेशलिस्ट हूं, भाई उनके पास जाइए। तो ये इस तरह का स्पेशलाइजेशन आज वैदिक क्षेत्र में जैसे है, वैसे साहित्य के क्षेत्र में भी बढ़ता जा रहा है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि साहित्य से संबंधित कितनी पत्रिकाएं हैं, आलोचना से संबंधित कितनी पत्रिकाएं हैं, अनुवाद से संबंधित कितनी पत्रिकाएं हैं, और फिर
हमें निर्णय करने में ये सुविधा होती है। मैं अपने नए साथियों से और युवा पीढ़ी से ये कहना चाहूंगा कि आपका अध्ययन जो है सही दिशा में अगर हो तो बहुत अधिक अवसर है आपको नेट और सेट जैसी परीक्षाओं से आसानी से अपना रास्ता तलाशने के लिए। अच्छा, एक और बात कि ये परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाली जो शुरू हो गई तो बहुत सारी आपत्तियां उठाई थी, अध्यापकों ने आपत्तियां उठाई थी कि भाई आज की तारीख, और वो आपत्तियां गलत भी नहीं है। अच्छा, ये व्यावहारिकता इसमें देख करके अंतिम दोनों विषय भी हमारे, जबकि अंतिम पेपर जो था वो डिस्क्रिप्टिव था, वो वर्णनात्मक था, वो विवरणात्मक था, जिसमें अभिव्यक्ति क्षमता छात्रों की देखी जा सकती है, भाषा की क्षमता जो है इसमें टटोली जा सकती है, और वर्तनी की बातें जो है इन दिनों में सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि 4 लाइनें लिखने के लिए शुद्ध हिंदी में अगर कहें तो 8 गलतियां वर्तनी की हो ही जाती है। मैं अपना एक उदाहरण बताऊं, पिछले 33 साल से मैं अपने विभाग में एक उपक्रम करता हूं। वो उपक्रम मैं समझता हूं कि हर विभाग के अध्यापक और विश्वविद्यालय के प्राध्यापक कर सकते हैं। वो उपक्रम ये है कि मैं पहला लेक्चर, जब एमए की क्लास में नवागत छात्र आते हैं तो पहले लेक्चर में मैं ये उद्घोषणा करता हूं कि मैं आपसे 4 वाक्य जो है लिखवा लेने वाला हूं। कागज उनको दे दिए जाते हैं, उनके नाम दाहिने कोने में पूरा नाम और रोल नंबर, तारीख और फोन नंबर, और मैं कहता हूं कि मैं आपसे श्रुत लेखन करवा लेने वाला हूं। श्रुत लेखन का मतलब सुन करके लिखना, और सुन करके 4 वाक्य जो लिखे जाते हैं, और सही लिखने वाले को मैं ये उद्घोषणा पहले ही करता हूं कि जो 4 वाक्य सही लिखेगा, सुन करके, सही मतलब शुद्ध हिंदी में लिखेगा बिना किसी वर्तनी की गलती के, तो उसके 2 साल की पढ़ाई का खर्चा मैं अपनी जेब से वहन करूंगा। क्या बात, ये उद्घोषणा मैं पहले करता हूं प्रदीप जी। और मुझे ये बताते समय खुशी नहीं है, दुख है कि आज तक, और हर वर्ष का रिकॉर्ड मेरे पास है अभी भी, आज तक मुझे अपनी जेब में हाथ डालना नहीं पड़ा, ताकि 4 वाक्य में कम से कम 12 गलतियां हैं और अधिक से अधिक गलतियों का स्कोर 43 है, 43। अच्छा, ये क्या चीज है? तो जो छात्र स्नातक की उपाधि हासिल करके आए हैं, प्रथम श्रेणी में हासिल करके आए हैं, मित्रों, मैं आपका ध्यान इस बात के प्रति आकर्षित करना चाहूंगा कि परिस्थितियां शब्द छात्रों को बता दे तो लिखना नहीं आता है, मात्राओं की गड़बड़ हो जाती है, रीतिकाल शब्द ढंग से लिखना नहीं आता है, आदरणीय, वंदनीय जैसे शब्दों में मात्रा भेद इतने हो जाते हैं। तो मुझे आज तक अपनी जेब में हाथ इसलिए डालना नहीं पड़ा कि वर्तनी में सबसे कमजोर छात्र होते हैं, लेकिन नेट सेट में जब शुरू में इसका जो नतीजा था वो 1% से भी कम था, आज वो 2.5%, 3% आ रहा है। अच्छा, ये क्यों है? तो ये इसलिए है कि मात्रा जो इसकी क्यों बढ़ गई, तो इसका कारण मित्रों, छात्रों को वो लाभ जो हो रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला, वही अगर डिस्क्रिप्टिव होगा, वही अगर वर्णनात्मक होगा, तो 4 लाइनों में 8 गलतियां आराम से छात्र करते हैं, और हमारे जैसे परीक्षक ये मानते हैं कि इसको अगली बार मौका दिया जाए। अगली बार मौका दिया जाएगा मतलब इस बार परीक्षा का वो उत्तीर्ण होने का जो है वो सिलसिला खंडित होता है, ताकि उसकी भाषिक और अभिव्यक्ति क्षमता, भाषा क्षमता और वर्तनी, ये सारी चीजें सामने आती है। तो वर्तमान समय में पिछले कुछ सालों से ये वस्तुनिष्ठ होने के कारण छात्र इससे बच सकते हैं, और इस बचाव के कारण थोड़ा सा जो है ये प्रतिशत रिजल्ट का जो है बढ़ गया है मित्रों। तो मैं समझता हूँ प्रदीप कुमार जी, आप बैठे हैं मुंबई विश्वविद्यालय या पूना विश्वविद्यालय या महाराष्ट्र के किसी भी विश्वविद्यालय में, आप कितने अनुपात है रिजल्ट, नतीजा कितने प्रतिशत आता है, कितने छात्र बैठते हैं? तो बहुत बार हमारे विभाग में एक बार एक साथ जो है 6 छात्र पास हुए थे एक साल में, तो हमें बहुत बड़ा आनंद हो गया कि जैसे आसमान में हाथ पहुंच गया। और एक समय था कि एक भी छात्र पास नहीं होता था।
मैं आपको जी बताऊं सर, बीच में रोक रहा हूं। जब जी जी मैंने परीक्षा पास की थी सेट जी वाली, तो सेट जी वाली परीक्षा में मैं पूरे महाराष्ट्र में अकेला था जनरल से, और एक कोई जो पास हुआ था, उसमें पास हुआ था, क्या कहते हैं, कैटेगरी में। दो जी लड़के जी पास हुए थे हिंदी में, जी केवल जी जी। टू टू ओनली 2%। अब दो अब परसेंट देखिए, नहीं, दो लोग। जी जी जी, वही मैं बता रहा हूँ ना, 0.5% भी कभी कभी रिजल्ट रहे हैं हमारे। हाँ हाँ, अच्छा, वही परिस्थिति। जी जी, अच्छा, अब आप भुक्तभोगी है, तो आप अच्छी तरह से मुझे बता सकते हैं कि इस रिजल्ट के इतने कम होने का, इस नतीजे का क्या कारण होगा? वही है, वही है, बिल्कुल सही। वर्तनी वर्तनी वर्तनी। जी, वर्तनी और वाक्य गठन जो है, भाषा प्रभुत्व जो है, भाषा पर हम्म, जिस तरह का अधिकार होना चाहिए, भावी पीढ़ी का भविष्य आपके हाथ में है। बराबर। ये परीक्षक ये सोचता है कि इसका पाप या पुण्य मेरे माथे पे आने वाला है। अगर यस। इसको मैं अपडेट मानूं, है ना, 4 वाक्य में 8 गलतियां करने वाला अगर मैं अध्यापक बनाने जा रहा हूं, तो इसका जब जो भी पाप या पुण्य है आपके माथे पर आने वाला है। इसलिए बहुत बार ये वर्णनात्मक रूप से, जो जिस समय आपने परीक्षा पास की उस समय यही पैटर्न था, और इसलिए अनुपात कम था, नतीजा। बहुत कम, बहुत कम। हाँ जी जी जी। तो ये चीज है, तो वर्तमान पीढ़ी के छात्र इस अर्थ में बड़े खुशकिस्मती है, तो उनको इस मौके का फायदा भी उठाना चाहिए। मैं उनको कहूं कि जब मौका मिल रहा है, कभी पैटर्न और बदल सकता है, तो मुझे ये सही। संकेत देना है कि नेट और सेट जैसी परीक्षाओं को पास होने के लिए आपको भीतर से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला छात्र भी बार बार फेल होता है, मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं। मेरे पास कई छात्र रोते हुए आते थे कि सर 8 बार बैठा लेकिन नतीजा नहीं आया। तो मैंने कई ऐसे वर्कशॉप भी लिए। शिवाजी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में इस राज्य का पहला वर्कशॉप नेट सेट का हमने ले लिया था, और चेयरमैन भी और हम सब टीम उसमें जो काम करते थे, तो शुरू में उनके मन में हिचक थी, तो डायरेक्टर से मैंने अनुमति प्राप्त की कि हम परीक्षा लेने का हक लेते हैं, लेकिन उनको मार्गदर्शन करने का हक भी, उनको मार्गदर्शन देने का भी उनका अधिकार बनता है। तो पूरा पैनल मेरे पास आ गया, और वो पहला वर्कशॉप था, और डायरेक्टर ने उनको पारिश्रमिक दे दिया, आने जाने का टीए खर्चा सब दे दिया। और उस समय छात्रों को इतना अच्छा मार्गदर्शन हुआ, वर्कशॉप हुआ एक्चुअली, उनसे कुछ पेपर लिखवा लिए गए, और उनको ये बताया गया कि आपको दोबारा मौका परीक्षा में बैठने के लिए इसलिए दिया जा रहा है। पूरा पैराग्राफ करेक्शन करके उनको दिया जाता। तो धीरे 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 छात्रों में जो सावधानी बढ़ गई, अवेयरनेस बढ़ गया, और उसका नतीजा आ गया। जो 8 बार बैठा हुआ छात्र था, 9वीं बार पेड़े लेकर के आ गया मिलने के लिए अपने आप ही। तो ये उसका तंत्र है। उसका तंत्र केवल इतना ही नहीं है, ये कई श्रृंखला में ये इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आज की सर, तारीख में। समय समय का अभाव है, अब हम कल मिलेंगे। और बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम दर्शकों को बता दें कि डॉक्टर प्रोफेसर अर्जुन चौहान से हम फिर मिल रहे हैं। इसी आइए, इसी टाइम पर 10 बजे, 10:30 बजे, 10:30 बजे से 11 बजे के बीच नेट सेट का यह कार्यक्रम का सिलसिला चलता रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि प्रोफेसर अर्जुन चौहान नेट सेट के मतलब फाइनल कमेटी में रहे हैं, इसलिए उसका लाभ आप लोग अवश्य उठाएं, और 1 हफ्ता तक लगातार हमारे साथ रहेंगे। और कल हम लोग आदिकाल और नेट सेट इस संदर्भों को लेकर के डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। मिलेंगे। शुभ रात्रि।